अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कपास पर। कपास की जो फसल है इस वक्त बहुत सारी बुरी खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं। काश्तकार काफ़ी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमें ये अब माशी तौर पर जो है इस फसल को उगाना मुमकिन नहीं रहा, फाइनेंशियल वायबिलिटी इसमें नज़र नहीं आ रही। पिछली दफ़ा हमने अगेती कपास जो काश्त की थी उससे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया। 40 मन 45 मन तक जो है वो अगेती कपास से लोगों ने पैदावार उठाई। उसके बाद जो है इस मरतबा फिर लोगों ने इसी पैटर्न को फॉलो किया और कोशिश की कि अगेती कपास ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाए। लेकिन इस दफ़ा अगेती कपास की भी जो अच्छे रिज़ल्ट जो है वो हमें देखने को सुनने को नहीं मिल रहे। और उसकी क्या वजह है कि वो जो 40 मन वाली कपास थी वो 2-4 मन पर आ गई और क्या वजह बनी। तो ये एक पहलू है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें बीज का आंसर है, कोई देखभाल सही नहीं हो पा रही, मौसमी असरात हैं, क्या मामला है जो काश्तकार को इस मुश्किल हालात से दो चार कर रहा है। मजमूई तौर पर जब भी हम किसी काश्तकार से डिस्कस करते हैं तो वो कहता है कि इस वक्त ज़राअत जो है इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, ज़राअत के साथ जुड़ा रहना नामुमकिन होता जा रहा है। तो इसको किस तरह हम फाइनेंशियली अपने काश्तकार को स्टेबल कर सकते हैं, ज़राअत को मुनाफा बख्श बना सकते हैं। तो ये इसमें एक अहम पहलू जो है वो कपास का है। कपास की फसल जब मार्केट में आती थी तो हमने वो दौर भी देखा कि पूरी मार्केट में गहमा गहमी हो जाती थी, गाड़ियाँ बिकनी शुरू हो जाती थीं, ख़रीदारी बढ़ जाती थी, बाज़ारों में रश हो जाता था। लेकिन फिर हम वो मुसलसल इनताद का मंज़र देख रहे हैं। इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं सबसे पहले आपको उनका तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं शाहिद इकबाल साहब, डिप्टी डायरेक्टर हैं, महकमा ज़राअत से मुंसलिक हैं और ज़ाहिर है वो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू और सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, किसानों को रहनुमाई भी फराहम करते हैं। उनसे जानेंगे कि क्या मामलात हैं। दूसरे मेहमान डॉक्टर फ़ुरकान साहब, आप ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, पढ़ाते हैं, तहकीक करते हैं और साथ साथ जो है इस सारी सूरत हाल को अमली तौर पर भी समझते हैं और बीज के शोबे से भी उनकी वाबस्तगी है, तो उनसे भी जानेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तीसरे मेहमान राना ज़िया उल हक साहब, आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और हर वक्त खींचे खींचे रहते हैं। पता नहीं ये काश्तकारों का मजबूरी इस वक्त जो है वो मंजरनामा है या इनकी सूरत हाल है, तो उनसे भी जानेंगे काश्तकार इस वक्त जो है वो क्या महसूस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। शायद साहब, क्या रिपोर्ट्स क्या हैं इस वक्त कपास की? आपके पास तो वहाँ से फील्ड से रिपोर्ट्स आ रही होंगी, तो दोनों रिपोर्ट्स अगेती की भी और सीजनल की भी क्या रिपोर्ट्स हैं? सर फ़िलहाल तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें अगेती का जिस तरह हमारी तवक्को थी उस हिसाब से ठीक जा रही हैं। इसमें बस एक चीज़ आ रही है कि जहाँ पे जो ज़िम्मेदार ने अपनी फ़र्स्ट पिक को महफूज कर लिया, फिर सेकंड पिक और थर्ड पिक के दरमियान बारिशें आई हैं तो इससे नुकसान होता है। जिसने अपनी पिकिंग को महफूज कर लिया, एक तो उधर से हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और फिर इसके अलावा जो अपनी हम जो हमारी सीजनल के हवाले से देखा जाए तो वो अभी वेजिटेटिव ग्रोथ पे थी, उधर इस पोजीशन में अब उसकी जाके 1 2 3 3 बॉल जो है ना वो ओपनिंग स्टेज पे अच्छा, आ रहे हैं। दो चीज़ें हैं जो मैं स्पेसिफिक आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ये है कि पिछली दफ़ा अगेती का रिज़ल्ट अच्छा आया, इस दफ़ा लोगों ने अगेती काश्त की। अच्छा, इस दफ़ा अगेती से भी लोग बड़े नाला नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी वो जो पैदावार उसी बीज की हमने जो 40-40 मन उठाई थी, अब हम 4 मन पे खड़े हुए डॉक्टर हैं। साहब इसमें ना वो चीज़ों को जिसको जिस तरह कहते हैं ना कि जो एग्रीकल्चर है ना ये इट इज़ अ इंडस्ट्री अंडर द ओपन स्काई, तो इसमें एनवायरमेंट फैक्टर बहुत इसको आपके ख्याल में मौसम जो है बहुत ज़्यादा सर बहुत मैटर करता है। एक और पहलू जो है वो जो सीजनल काश्त है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। वो जो हमें शिकायत मिल रही है कि जी अभी कद बड़ा छोटा है, जो बूटा है वो तेज़ी से ग्रोथ जिस तरह करनी चाहिए वो तमाम न्यूट्रिशन देने के बावजूद ग्रो नहीं कर रहा। सर इसमें दो चीज़ों को ना मद्देनजर रखना पड़ेगा। एक चीज़ के मैं इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते, ज़मींदार की जो पेइंग बाइंग कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब हुई है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है कि जो हीट वेव्स आती हैं वो अल्टरनेट शक्ल में आती हैं या कुछ वक्फे के लिए आती हैं, वो इतनी शिद्दत तस्वीर होती हैं कि पौधे को इसमें से निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये दो चीज़ें हैं। आपके ख्याल में पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, से ग्रोथ हाँ जी, उसमें से नहीं आती है। फिर तीसरी चीज़ है कि इस साल काफ़ी सालों के बाद कि वायरस की भी अपना अपीयरेंस हुई है।
तो उस वजह से जब वायरस पे आती है तो पौधे की ग्रोथ स्टंटेड होती है। ठीक है, इस पे मैं शायद साहब इस पे जरा बात करते हैं, वायरस को भी देखेंगे, मैं अगर बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लूँ। डॉक्टर साहब, आपकी क्या इतलात हैं ये कपास के वाले से? जी, इतलात तो ऐसी हैं कि सूरत हाल तो काफ़ी उस तरह से नहीं है जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं, और पिछले सीज़न के हिसाब से देखें दोनों की, सीजनल की भी और अगेती की भी। अगेती भी इस दफ़ा वो नहीं है जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं, या जिस तरह फार्मर्स हमारे उस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो हम हर फोरम पे इसको बात भी करते हैं कि सीड को देखना पड़ेगा, सीड के सिस्टम को हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह और किन सोर्सेज से पहुंचता है, और क्या वो जेन्युइन सीड है भी कि नहीं है, ओरिजिनल सोर्स का बड़ा इशू है, बहुत इशू ये है। इसको देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट लेवल पे भी एफर्ट हुई है, जैसे अब नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनी है 2 साल से, अब वो फंक्शनल भी हो गई है, और प्रोमिनेंट हम जानते हैं डॉक्टर आसिफ अली साहब उसको चेयरपर्सन हैं और उसको एफर्ट्स कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ों के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग, वो एक अच्छी चीज़ है फार्मर्स के लिए भी, और सीड के सिस्टम के हवाले से जो हमारा एक हम कहते हैं कि मेजर कंसर्न्स आ जाता है इस टर्म में, तो वो इस चीज़ को सिस्टम को देखेंगे, कोई नई पॉलिसीज़ लेके आएंगे कि कैसे सोर्स को प्योर बनाया जाए फार्मर्स के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को लेके। ठीक है, इस पर मज़ीद बात करते हैं। राना साहब, आपकी क्या रिपोर्ट्स हैं? मैं अगर ज़रा पहले मजमूई तो सूरत हाल का जायज़ा ले लेना। जी बुखारी साहब, शुक्रिया। आज जैसे कि मेरे भाई ने बता रहे हैं, आपको भी खबरें आ रही हैं। हाँ, इस अच्छी खबरें तो नहीं है। इस साल अच्छी खबर नहीं है, यकीनी बात है। तो मुझे तकरीबन 35-40 साल से मैं काटन का जनूनी हूँ, मुझे इसके साथ बहुत शौक़ भी है, इश्क भी है, लेकिन ऐसा साल मैंने नहीं देखा। पिछले साल भी हमारी अर्ली काटन बहुत अच्छी रही, उससे पहले भी बहुत अच्छी रही, लेकिन इस साल 5-7 मन को ये पैदावार नहीं है। अर्ली वाले तो सारे बड़े खुश थे, पिछले साल तो बड़ी अच्छी पैदावार ले ली थी। तो अभी एक तो हमारे जो है ना ओके की रिपोर्टें, हम आज तक जो है रिसर्च के ऊपर रिसर्च की बात करते हैं, साइंसदानों ने ये नहीं कहा कि गर्मी आ रही है, मौसम आ रहा है, क्लाइमेट का चैलेंज, हमने अच्छा कोई सीड नहीं तैयार किया। इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले हमें जरा किसानों का पॉइंट ऑफ व्यू बता दें, वो क्या महसूस क्या कर रहे हैं इस वक्त? सर, कपास जो है वो अभी बहुत उसका कद नहीं हुआ, उसके ऊपर टिंडे नहीं है, उस पर शेडिंग आ गई है, जो मौसमी कपास लगे उसके ज़बरदस्त वायरस का हमला हुआ है, और अभी तक देखें तो वो अभी तक पड़ी हुई ज़मीन में कोई उसके उसके ऊपर फ्रूटिंग है ना, उसके ऊपर गुड्डी आ रही है, फूल आ रहा है सर। तो किसान बेचारा बहुत फीलिंग क्या है, मतलब कपास की फसल से जिम्मेदार अनाइड हो रहा है, हुकूमत से अनाइड हो रहा है, बीज माफिया से अनाइड हो रहा है, क्या मतलब ये सारे मामला फिक्स हो गए हैं। मैं समझता हूँ हमारी एक आखिरी किरण थी उम्मीद की कि यार काटन बना में इंशाल्लाह, लेकिन मैं समझता हूँ अगले साल काटन नहीं लग रही, हमारी पॉलिसियाँ गलत हैं। अच्छा, हमने ये जब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला थे उस वक्त तो बड़ा अच्छा हमने इनिशिएटिव लिया और रिजल्ट्स भी लिए थे बड़े अच्छे। सर मैं कहता हूँ कि पिछले साल तक हमने 40 से 50 मन 60 मन तक पैदावार ली है, तो इस साल तो सर बिल्कुल हम नीचे चले गए ना बहुत ही। इसके फैक्टर्स को भी हम कोशिश करते हैं एनालिसिस करने की। ये तो काश्तकार का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके पास वो रीजनिंग भी होगी और साइंटिफिक रीज़न भी आपके पास मौजूद होगी। अगर हम कैटेगराइज करें तो आपके ख्याल में बड़ी वजह 2-3 वजूहात अगर हम उनको ऊपर लें तो बड़ी वजूहात क्या बन रही हैं कि हम कपास में पीछे आ रहे हैं? सर, जब हम देखते हैं ना इंटरनेशनली डेटा, तो आप देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ही है वो पाकिस्तान है। अब नंबर 1 पे भी हम हैं। आपके ख्याल में इधर भी नंबर 1 वजह जो है वो यही है? सर डेफिनेटली। अच्छा, डेफिनेटली ठीक है। यही एक वैरायटी है जो इधर मतलब है हमारे एरिया में कामयाब नहीं हो रही, लेकिन बलोचिस्तान में जाके अच्छी परफॉर्म कर रही है। मैं शायद एक वक्फा ले लूँ, फिर यहीं से बात शुरू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कपास पर, माहिरीन हमारे साथ मौजूद है। शायद साहब अभी हम जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि जी हम कैटेगराइज कर रहे थे कि क्या क्या बड़ी वजूहत हो सकती हैं। एक बड़ी वजह तो ठीक है, मौसमियाती तब्दीली हो गई, लेकिन अब हमने अपने आप को मौसम जिस तरह मौसम बदल रहा है तो हमने अपने आप को मौसम के मुताबिक ढालना है ना, इंसानी जिस्म को, अपने लाइफ स्टॉक को, अपने पौधों को, अपनी ज़राअत को। दूसरी चीज़ जो है ना, वो जिस तरह इसमें कोई शक नहीं कि ज़िम्मेदार के लिए मुश्किल वक्त है। पिछले 2-3 साल से कंसेक्टिवली प्राइसेस का है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट है, जिस तरह जो भी उसकी वजूहत हैं। अब जब वो इस स्टेज पे आता है तो वो उसके लिए फ़ैसले करने कुछ एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिहाज से आगे पीछे होते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। उधर से पैसे नहीं है
Exactly. उधर से आप मशवरा देते हैं कि जी इसमें ये पैसे हमारी कुछ देखिए डालें, हाँ। रिकमेंडेशन अच्छी पैदावार के लिए इनपुट्स की वही है। अब पौधे को तो नहीं पता ना कि बाहर क्या सूरत ठीक हाल है, चल ठीक रही है, है, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट्स वही हैं। अगर मौसम तब्दील हो रहा है तो पौधे पर स्ट्रेस आ रहा है, अब स्ट्रेस से निकालने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, उससे पहले जिम्मेदार को निकालना चाहिए। निकालना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो एक वजह जो है बड़ी आपके ख्याल में जी। ये मौसम जो है वो है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, दूसरी वजह क्या हो सकती है? एक तो बड़ी वजह ये हो गई ना कि जी मौसम है, ज़ाहिर है एक बड़ा मसला। अगर हम आजकल की सूरत हाल देखें तो दूसरी वजह भी मौसम ही है, अच्छा। क्योंकि अब जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहे हैं ना, तो इसमें हमें अपना हर तरह का सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। हमें अपनी R&D रिसर्च को भी उसी तरह से चेंज करना पड़ेगा। हमें अपनी जो हमने नहीं की, सच्ची बात ये है कि हम हमारी जो तबाही की दास्तान है, हम देखें ना, ये तबाही है ना कि अगर आप दुनिया का मुकाबला उस रफ्तार से नहीं कर रहे तो पीछे रह जाएंगे। तो उसमें एक बड़ी वजह रिसर्च R&D में पीछे रह जाना है। R&D पे बिल्कुल ठीक है। अब चूँकि माहौल ने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है, तो हमें अपने सारे तरीक़ेकार बदलने होंगे और ज़्यादा फोकस करना होगा, ज़्यादा R&D फोकस पर। करना होगा। अब हमें देखना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे पहले था, हम पिछले दिनों देखते थे कि 1 या 2 स्ट्रेस आते थे, कभी पिंक आ रहा था, कभी मिली बग आ जाती थी कॉटन पे, या अकेली बारिशें आ जाती थी। और अब पैटर्न पिछले 2-3 साल से बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। मूनसून का पैटर्न भी चेंज हो गया है। जून जुलाई जहां हम सोइंग कर रहे होते हैं या अर्ली कॉटन पीक पे हो रही होती है, वहां बारिशें आ जाती हैं। तो वहाँ फिर फार्मर बड़े हमारे किसान देख रहे होते हैं कि अब हमने इसको चलाना भी है और इनपुट भी उस तरह से नहीं है कि हम मैनेज करें कि ज़ाया ना हो जाए। तो ये सारे एक अजीब मुश्किल और बड़ी सूरत हाल साइंस बन गई है कि आपने कैसे दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है कि अच्छी पैदावार भी लेनी है, इनपुट भी एफिशिएंट यानी लो देने हैं, मतलब कम कॉस्ट करनी है और बेनिफिट लेना है। क्योंकि कॉटन पे तो हम सुनते आ रहे हैं, ये हमारे साथ बैठे हुए जानते हैं कि इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। हमारी शादियां कॉटन की वजह से होती है। सारा निज़ाम इसी से चलता था। गंदम को तो हम फसल लेते थे कि भाई घर के खाने के लिए, हाँ, बाकी जो है वो कपास चलाते थे। मैं राणा साहब को भी शामिल करूँ ना साहब, आपके ख्याल में क्या वजूहत बन रही है? आखिर 35-40 साल का तजर्बा है, आप भी जो किसी नतीजे पर पहुंचे होंगे कि वजह क्या है? डॉक्टर साहब, अभी बात हो रही है मौसमियाती तब्दीली की, बात कर रहे हैं सब लोग। जब शुरू में काटन लग गई है तो बहुत काटन लग गई है, ओके किलो पैटर्न जाती रही है, सेक्ट्री मिस्टर ऊपर जो भी है, बहुत अच्छी कपास है। अब जब कपास खत्म हो रही है, खराब हो गई है, तो अब हर बंदा कहे क्लाइमेट, इसके ऊपर हमें क्यों नहीं सोचा? पिछले साल भी तो क्लाइमेट, आप कहते हैं कि जब अच्छा पैदावार हो रही होती है तो उस वक्त भी कहना चाहिए था कि यार मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, हमें हमने आपने या हमारे साइंसदानों या हमारे मुल्क में हमने क्या किया? क्लाइमेट को बस बातें तो करते हैं, ठीक है, लेकिन आज तक हमने कोई बीज अच्छा बनाया, उसके ऊपर हमने वर्क नहीं किया। आपके ख्याल में एक वजह तो क्लाइमेटिक चेंजेस मैं समझता हूँ ये होगी। दूसरी वजह आपके ख्याल में बीज है? सर देखिए, बीज तो हमारी बुनियादी चीज है सर। उसके बाद जिस तरह आप देखें 3-4 फसलों का रेट नहीं बना। इस साल भी आप काटन का रेट देखें, अभी 1800-6500 रुपये रेट है सर। उसके ऊपर जनाब आप देखें 1000 से 1500 रुपये तक चुनाई है। उसके ऊपर गेल है, बट्टा है। तो मुझे बताएं किसान को क्या बने? जब रेट की भी देखें ना, रेट का सब मैं समझता हूँ सबसे मुश्किल जो हमारे लिए वो है मार्केटिंग है। कितनी पैदावार हो तो खर्चा पूरा होता है? डॉक्टर साहब, इसकी तो कम से कम 40 मन से ऊपर जाए तो पैदावार गुजारा होता है। पैदावार ही 10 मन हो, किस्मत वाला लेगा 40 वही कह रहा हूँ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। उसके बाद देखिए सर, खादों का रेट बढ़ रहा है, स्प्रे का रेट बढ़ गया है, बिजली का रेट बढ़ गया है, और रेट कपास का कम है। तो आप कैसे तवक्कुल रख सकते हैं कपास हमारी? शाहिद साहब से भी यही सवाल जानने की कोशिश करते हैं, इनके पास भी कैलकुलेशन तो होती होगी ना। शाहिद साहब, ये आपके ख्याल में कितनी पैदावार फाइनेंशियल वाइबल हो सकती है कपास की हवाले से? अंदाज़ा है? हाँ, अंदाज़ा है सर। मैं एक बात पर इनकी रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। वाकई वो काटन लगाता भी है ज़मींदार, हम भी लगवाते हैं, मुख्तलिफ एक्सटेंशन टूल्स इस्तेमाल करते हुए। उसकी वजह ये है कि ज़मींदार से लेकर हमारे मुल्क की गवर्नमेंट तक, इकोनॉमी तक, वो जिस तरह वो कपास की चमक है ना, हमारे लिए तरक्की की, हमारी खुशहाली की भी काटन में ही ज़मानत दी हुई है। ज़मानत दी हुई है। एक्सपोर्ट से एवरीथिंग, इंडस्ट्री सारी इसी से जुड़ी है। इसलिए पूरा हमारा सिस्टम, हमारा डिपार्टमेंट और ज़िम्मेदार को हम लेकर चलते हैं कि किसी तरीके से इसमें ये चल पड़े। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप जो कॉस्ट की बात कर रहे थे ना सर, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड अपॉन अब ज़िम्मेदार का अपना रकबा है, उसका रेंटेड है, या
उसने इनपुट्स कितनी इस्तेमाल की हैं। 80,000 रुपये रेंट डाल लेना। मैं अगर स्टैंडर्ड की बात करूं, जितनी हम अपनी उसकी रिकमेंडेशन देते हैं उसके हिसाब से इसकी उनकी बात बिल्कुल ठीक है। इन्होंने उसमें अपनी मजदूरी भी डालनी है, तो 30 मान प्लस आएगी तो जिम्मेदार के चेहरे पे खुशी नजर आएगी। ठीक है ना। इससे अब राणा साहब क्या एक्सपेक्टेड है इस दफा? सर मैं कहता हूँ कि कोई चांस नहीं सर, यकीन करें, मैंने तो बल्कि रूटर लगा दिया, मैं सही बताऊँ। ये बुखारी साहब यकीन करें कि कपास को दिल के ना यकीन कर, मैं समझता हूँ कि कहीं मुझे ना कोई अटैक सर हो, यकीन करें मुझे 40 साल हो गए सर। पहले भी हमले होते थे सर, चतगबड़ी आती थी सर, उसके ऊपर अमेरिकन आती थी सर, वायरस आता था सर, लेकिन कपास का किसान सर्वाइव सर देखिए ये आज कोई नया काम नहीं है सर। हमने बड़े चैलेंज देखे हैं सर, और किसान को सर सारे चैलेंज कबूल करने पड़ते हैं। कभी वायरस आ गई, कभी पिंक आ जाती है, कभी टिड्डी दल आ जाते हैं, सारे मुकाबले सारे चैलेंजेस पहले भी आते रहे हैं। ये आज नहीं है सर, अब 30-40 साल से देख रहे हैं। लेकिन ये एक मिनट, जो इम्पोर्टेंट बात आपने कर दी, वो मुझे भी काफ़ी सारी जगहों से इतलात आ रही हैं कि जी हम तो रोटावेट कर रहे हैं जी कपास को, और बल्कि मुझे तो ऐसे फ़ोन्स भी आए हैं कि जी आपको मीडिया टीम भेजें, तो हम रोटावेट कर रहे हैं जी कपास को। आपके पास भी कोई इतलात है इस किस्म? नहीं सर, हमारे पास अभी इस तरह की नहीं है जो ना इस तरह की। ऐसा करना चाहिए काश्तकार को, लेकिन सर इस मरहले पर एक्सटेंशन मेरा काम, बीइंग एक्सटेंशन वर्कर, ये उम्मीद है। अगर मैं नाउमीदी फैलाऊंगा ना तो वो सिस्टम एग्जिस्ट, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए ना, आपने बीज खरीदा, जमीन तैयार की, पानी लगाया, खाद डाली, और इस मरले पर उसकी वजह ये है कि बजाय कि मैं अपना अगर दिल छोड़ दूं ना, उसकी बजाय मैं सर्वे करूं, आपको एक मौजे में, 2 मौजे में, 3 मौजे में अगर आपको 2-4 फार्मर ऐसे मिलते हैं जिनकी फसल अच्छी है, तो मुझे उसके पास, उसके मैनेजर के पास उस फसल की जो डिसीजन लेना चाहिए उसे, उसको ना जरूर पड़ताल करनी चाहिए कि कौन सी जगह है। वो भी तो सर्वाइव कर रहा है, वो भी तो सर्वाइव कर रहा है। ठीक, ताकि साहब ये मशवरा ठीक नहीं है, ये आप जो है ना गलत काम कर रहे हैं, रोटावेट ना करें। मैं 70-80 मन तक गया हूँ, मैं कोई पहली दफा ने काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आपको ये आपकी गुफ्तगू सुन के ना और लोगों को भी हकीकत है। हमने आगे अभी चावल का भी टाइम है, मक्की का भी टाइम है, हम अगर ये मिस करते हैं तो मुझे बताएं हम कहाँ से ये उसका ठेका। एक एंड पे काश्तकार खड़ा होता है, दूसरे एंड पे महकमा ज़राअत, दरमियान में ना वो जो साइंटिफिक लोग हैं ना उनका मशवरा लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में रोटावेट करनी चाहिए काश्तकार को इन हालात में? पहली बात तो वही है कि जिस ज़ात ने हमें बनाया है उसने मायूसी से हमें मना किया है। मायूसी गुनाह है, नहीं होना चाहिए। जहां आपने 70-80 मन लिए हैं, इंशाल्लाह हम इस उम्मीद पे हैं, और कंबाइन एफर्ट्स चाहिए अब फार्मर्स लेवल पे। जैसे शाहिद साहब ने कहा कि फार्मर्स को भी अब देखना पड़ेगा कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा, कोई 10-5 किलोमीटर की रेंज में मेरे पास एक फार्मर सक्सेसफुल हो रहा है, तो हमें आपस में इंटरेक्शन करना पड़ेगा, फार्मर्स को भी देखना पड़ेगा कि उसकी सक्सेस स्टोरी क्या है और मेरा फेलियर की रीजंस क्या हैं। अदर सीड है, इन्वायरमेंट है, रिसर्च के इदारे हैं, या हम हैं, या गवर्नमेंट है, क्या है, वो सारी चीज़ें एनालाइज करना तो ओवरकम करना है हमने चीज़ों को। हाँ, ओवरकम करने के लिए एनालिसिस तो ज़रूरी है, उस चीज़ को एनालिसिस करें। वैसे राणा साहब, अगर आप रोटावेट करते हैं तो फिर क्या लगाएंगे? मैं सर मक्की लगाऊंगा। मैं कल तक मक्की का रेट ना मिला तो फिर सर देखिए, इससे तो बेहतर है सर, जब इससे तो रेट सामने आ गया ना सारी। उसके बाद चावल है, चावल की भी अच्छी तवक्को है। काटन से सर मैं वक्फा ले लूँ, फिर बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कपास पर, और कपास की जो सूरत हाल है, कपास की पैदावार की सूरत हाल अच्छी नहीं जा रही, फसल अच्छी नहीं है, इस पर बात कर रहे हैं। और क्या अब रास्ता है आगे बढ़ने का, ये ज़रूर डिस्कस करेंगे, और आपको वो टिप्स भी बताएंगे अपने माहिरीन से। कोशिश करेंगे कि वो हमें आगाह करें कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट करके हम अब भी इस सारी सूरत हाल से बाहर निकल सकते हैं। राणा साहब, आप बात कर रहे थे कि जी मैं रोटावेट करके मकई लगाऊंगा, और फिर पिछले बार तो मकई की भी सूरत हाल यही रह गई, चावल की भी सूरत हाल। इससे तो बेहतर है सर, अब 5-7 मन 10 मन सर, इससे तो मुझे पता है, इससे सैले तो कुछ तो फायदा होगा ना सर। काटन की उम्मीद नहीं नजर आ रही। मैं यहाँ मेरे पास ऐसे फार्मर्स भी आए हैं जिन्होंने कहा है कि जी हमें कपास से इश्क है, जैसे आप कह रहे हैं, कहते हैं जी मैं कपास छोड़ने वाला आखिरी फार्मर हूँगा। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं जी चाहे जितनी भी तबाही होगी हम उसको फेस करेंगे, लेकिन कपास को नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे ख्याल है अगर ये सेंटीमेंट है, ये लोगों के अंदर हौसला है, तो महकमा ज़राअत को, हमारे साइंसदानों को, हमारे रिसर्चर्स को, उनको साथ देना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं
कि हमारी सर्वाइवल कपास में है, हमारी एक्सपोर्ट इससे जुड़ी हुई है, तो कोई कुछ तो ढूंढना चाहिए। अभी फिल वक्त तो ज़ाहिर है हम इस प्रोग्राम में बैठ के कुछ नया नहीं ढूंढ सकते, लेकिन ये जो रोटावेट करने जा रहे हैं उनके लिए तो हम मशवरा दे सकते हैं ना कि वो अब रोटावेट करने से मज़ीद तबाही होगी, इससे कैसे बचें और जो कुछ मौजूद है उसमें बहाली कैसे लाएं। सर एक चीज़ ये है कि जो इश्क है ना, राणा साहब की बात बिल्कुल बजा है। हमारा भी बैकग्राउंड फार्मर कम्युनिटी से है, ठीक है, तो क्योंकि जब फार्मर पीछे मुड़ के देखता है ना, तो उसने जितनी भी डेवलपमेंट की है ना, उसके घर कपास से जितनी भी जुड़ी, खुशियाँ आई हैं ना, कपास से जितनी भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ना, वो कपास से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है ना, इसलिए वो ऑटोमेटिकली वो उससे सेंटीमेंट उसके वही है, सेंटीमेंट उसके कॉटन के साथ है। देखिए ना, इतना 2-3 साल से 4 साल से कॉटन थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन कॉटन फार्मर फिर लगा रहा है कि शायद। अच्छा, बाकी जो है राणा साहब से जो रोटावेट करने वाला इशू है ना, उसको मैं तो कहता हूँ कि इसको रिवाइज करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए। देखिए हमारा टिप्स जो बताए ना उसके, क्या करे, टिप्स करे जो है, जो एक तो चाहिए कि फौरी तौर पे हमारा मुतलका जो फील्ड असिस्टेंट है ना, उनसे रब्ता करके ज़राअत का जो हाँ फील्ड जी, असिस्टेंट है उससे रब्ता ठीक- करें, उसे फसल ठीक है, वहाँ आप मुआयना करवाएं। वहाँ एक ये महकमा है जिसने आपको मशवरा देना है किसी भी अपना लालच के बगैर। ठीक है ना, ठीक है, अच्छा, फिर एक और चीज़ इसको मद्देनज़र रखना पड़ेगा हमें कि जो फसल हम काश्त करते हैं सर, कॉटन की काश्त भी करते हैं या हम मकई की भी काश्त करते हैं। मकई की फसल जब हम काश्त करेंगे तो एटलीस्ट हमें फिर 60-70 हज़ार रुपया एट द टाइम ऑफ सोइंग लगाना पड़ेगा, और एक हमने लगाया हुआ है। ठीक है, वो ठीक है ना? दो कास्ट हो जाएंगी, प्रोडक्शन की दो कास्ट हो जाएंगी। कम से कम उसका भी फ्यूचर आना है। हाँ, ठीक है ना, जो लगाई हुई है उसमें देयर आर चांसेस होंगे हैं, क्योंकि मौसम जिस तरह ये इतना माइल्ड तो हो रहा है, चांस हो सकता है ना, हो सकता है आप ये खर्चा रिकवरी पूरा कर लें, हाँ जी, रिकवरी रिकवरी हो हो जाए, रिकवरी करनी ज़रूरी होती है। ठीक है। हमारे देखें ना, ये एक और चीज़ इससे रिलेटेड आ गई है कि आखिर में आके आम तौर पे ज़िम्मेदार हमारी पूरी कोशिश करने के बावजूद पिंक बॉलवर्म का स्प्रे रोक देता है। हमारा जो मैसेज होता है, हमारा मैसेज ये होता है कि हमारे प्यारे भाई, आपने जो इस पे जो 1-1.5 लाख खर्चा कर दिया है ना, अब वो एक एक टिंडे की शक्ल में बिखर गया है। अब आपने इसको रिकवर करना है। अब आपने एक हौसला हार जाते हैं, हाँ जी, हौसला नहीं हारना। हाँ, असल में उस वक्त हौसला हारने की जरूरत नहीं होती। देखिए, उसको हमने सेव करना है, ठीक है, सेव करेंगे तो वो रिकवरी होगी, ठीक है, अदरवाइज वो फिर बिखर जाती ठीक है। आगे जरा चलते हैं डॉक्टर साहब, आप जरा ये जो रोटावेट करने वाले हैं उनके लिए मशवरा दें और उनको टिप्स बताएं कि भी किस तरह बहाली हो सकती है। इसमें मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि देखें 2-3 साल 4 साल पहले हमने कॉटन को छोड़ दिया, मेज़ पे भी चले गए, फिर शुगर केन पे भी चले गए और सब्जियों पे भी चले गए, फिर हम कॉटन पे वापस आ गए। इट मींस कि कॉटन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाकी क्रॉप से हमारे पास। हम क्राइसिस में जा रहे हैं, लेकिन ये क्राइसिस हम उम्मीद रखते हैं कि ये भी इससे हम गुजर जाएंगे, इसको वापस करेंगे। दूसरी बात ये है कि जिस तरह शायद भाई ने कहा कि अब फार्मर बहुत सारा अवेयरनेस है, लेकिन फर्दर अवेयरनेस के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एफर्ट्स कर रही है, डिपार्टमेंट एफर्ट्स कर रहे हैं इसी चीज़ कॉटन के लिए, तो एफर्ट्स कर रहे हैं हर एंगल से फार्मर्स को। पॉलिसीज़ में तो हम अपना कोई बात नहीं कर सकते कि क्या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट देती है, वो तो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं। दूसरा हमें देखना है कि अब सिस्टम को थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि दुनिया में सिनेरियो डिफरेंट है, वो R&D करते हैं, हर चीज़ को टेस्टिंग करते हैं और क्वालिटी इश्योर करने के बाद वो फार्मर फील्ड पे लेके आते हैं। हमें अपने सिस्टम को चाहते हुए या ना चाहते हुए अब अपग्रेड करना पड़ेगा, या आप कहते हैं ना बैलेंस या चेक रखना पड़ेगा हर ये तो हो गई ना जनरल बात। डॉक्टर साहब, मुझे स्पेसिफिक चाहिए कि जो बंदा रोटावेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, उसकी आप ज़रा इमेजिन करें कि उसकी फसल की कैफियत क्या होगी, और अगर वो रोटावेट नहीं करता तो वो फौरी तौर पर क्या करे जो इस सारी सूरत से बाहर निकले। जी, रोटावेट तो वो इसीलिए कर रहा है कि वो आखिरी स्टेज पे आ गया कि जी अब तबाही है। हाँ, तबाही है। अब वो देखें, बात वही है कि वो डिपार्टमेंट से मशवरा करे, री एनालिसिस करे कि इज़ देयर एन ऑप्शन कि ये क्रॉप दोबारा चल जाए, कोई दे ऑप्शंस, क्या कोई न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो इसको चला दे, कितना टाइम रहता है आगे हमारे पास कि ये इसमें रीस्टोर होने की कैपेसिटी है कि नहीं है। और अगर अल्टीमेटली अगर वो कर ही जाता है तो फिर वो एनालिसिस लाजमी करे कि व्हाट इज़ द रीजन, क्या गलती हुई, हाँ, क्या गलती हुई है, सीड रह गई या कहीं मैनेजमेंट या न्यूट्रिएंट रह गए, क्या चीज़ है।
दूसरा, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि अब R&D को चेंज करना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा कि अब दुनिया में के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, रीजन के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे हमने बात की कि जलालपुर में बारिश है, 5 किलोमीटर की रेंज में बारिश है, अगले 10 किलोमीटर में बारिश नहीं है, मुल्तान में फिर हल्की रेन है, दोनों की फसलों में फ़र्क आ गया, फर्क आ गया। फ़र्क आ गया। तो हमें अब वैराइटल डेवलपमेंट प्रोसेस या R&D को उसी तरह से बनाने पड़ेंगे कि इसका एनवायरनमेंट ये है। इवन कि अब सॉइल भी टोटली एक ज़रूरी है कि उसको एनालाइज किया जाए कि जलालपुर में क्या सॉइल है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, क्या हर ज़मीन का रिस्पांस मुख्तलिफ है, रिस्पांस क्या है, ठीक है, और उस हिसाब से देखना साथ वेरी पड़ेगा। करता है। दूसरा, अब हमें देखना पड़ेगा, हमें टेली की तरफ आना पड़ेगा कि जो सर्विसेज आ रही हैं वेदर फोरकास्ट की, अपडेट की, वो हमें दें। तो वो जो आ रही हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, डिपार्टमेंट के भी सिस्टम्स हैं, उनसे हम अपडेट रहें और वेदर के हिसाब से अपना सिस्टम या वो जो है स्ट्रक्चर बनाएं और उस तरह से चलाएं। अब मेरा भी, जैसे ये कहते हैं पैशन है, मेरा भी पैशन है, मेरी मास्टर्स गंदम पे है, इजी क्रॉप है, आराम से चलती है, जहाँ डाल दो ग्रो कर जाती है। लेकिन इस चैलेंज को देखते हुए मैंने ये फसल को चूज़ किया था कि हमने इसमें करनी है, मेहनत करनी है, और उसको ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। वीट भी चल जाती है, मेज़ भी चल जाती है, ये चल जाते हैं सिस्टम कहीं ना कहीं, लेकिन इसको एफर्ट करने की ज़रूरत है और R&D की ज़रूरत है। इसमें हम तो अपना थोड़ा सा जो एज R&D आपके बस में नहीं है, ज़ाहिर है। ये जो हुकूमती अहबाब हैं जिन्होंने पॉलिसी बनानी है, उनको फोकस करना चाहिए। और अगर हम R&D की तरफ, रिसर्च की तरफ नहीं जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, तो ज़ाहिर है हम बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं एक वक्फा ले लूँ, फिर मज़ीद बात करते हैं। साहब, आपकी मुझे अंदाज़ा है, आपसे बात करते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कपास की पैदावार पर, कपास की फसल पर जो इस वक्त कैफियत है और इससे कैसे, अगर हम बुरानी कैफियत में हैं और परेशानी का शिकार हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में बात कर रहे हैं। राणा साहब, अब ये दोनों अहबाब की राय सुन के अभी भी आप कायम हैं कि मैंने रोटावेटी करनी है, या कुछ फ़र्क आया है? डॉक्टर साहब, बात ये है, यकीनी बात मैं आपको कह रहा हूँ, ज़राअत ना हुकूमती तरजीहात में नहीं है। सही पूछें तो ज़राअत को क्या हुआ? ये हुकूमती तरजीहात में नहीं, ज़राअत जो है तरजीहात में नहीं। आप यकीन करें, कोई एक मुझे बताएं किसी चीज़ में किसान को कोई फ़ायदा हो रहा हो आपके सामने। सब किसान अब ज़राअत को छोड़ के तो नहीं जा सकता ना। देखिए सर, देखिए सर, अगर ऐसे हालात होते हम छोड़ेंगे सर, क्या करेंगे? अभी हमारे देखें ना सर, हमारे किसान के बच्चों की भी यकीन करें, हमारे भी घर के अरमान है, हमने बच्चों की शादी करनी है, हमने कुछ मकान बनाना है, हम तो अगला मरला है, यकीन करें, रोजी रोटी का बंदोबस्त करना है। साहब एक फसल होती है ना, कोई मानी अल्लाह वाले से, किसान बड़ा साफ भी है। अब आपके सामने हकीकत में आज बता रहा हूँ इस फोरम में, ओकी की रिपोर्टें दे दे के ना, सेक्रेटरी की जब भी कोई मीटिंग, किसी ने उसको ये नहीं बताया कि सर ये अभी क्लाइमेट का भी काम शुरू हो गया है, और देखना अभी आपके जो रिजल्ट आएंगे ना, वो आपके सामने होंगे। कितनी गांठ बनी है ये आपको बता रहा हूँ, इस साल बहुत कम होंगी, हालात नजर आ रहे हैं। देखिए सर, हम 40 साल से सर किसान, हमें कपास से सर, हमें उसके जनूनी है, इश्क है, मोहब्बत है, और मैं आज 60 हो रहा हूँ, ऐसे तो नहीं कह रहा हूँ, रोटी वटर क्यों मार रहा हूँ, मुझे भी समझ आ रही है कि सर क्या मैंने करना है, कि उस पर कोई समझ नहीं आ रही सर, यकीन। अच्छा, चले, अल्लाह खैर करेगा। हुकूमत से भी हमारी सब की दरख्वास्त है, और हम ये इस मसले को उठा भी रहे हैं कि ज़राअत को तरजीह बुनियादों पर देखा जाए, क्योंकि ये हमारी, हमें तो निसाब में आज तक यही पढ़ाया गया कि ज़राअत जो है हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसी की बुनियाद पर मुल्क खड़ा है। देखिए, हमारी जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, उसके रोज़गार का सिलसिला भी यहीं से होता है। वो जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना जी, जो 1 एकड़ पे 2 बंदे चाहिए, वहाँ पर 10 बंदे खड़े हुए हैं, तो ये सारी जो बेरोजगारी है उसको भी उसी ज़राअत ने छुपाया हुआ है। रीढ़ की हड्डी को आपने मोड़ दिया, उसको तो खत्म कर दिया आपने। क्या रखा? 5 फसलें हमारी, ना उसका रेट मिला है, ना उसकी जनाब कोई आउटपुट है, ना उसका जनाब वजन, मतलब हर चीज़ से वो कर रहे हैं। चले, कुछ इकदाम हुए हैं, कुछ मजीद इकदाम की तवक्को करते हैं। मैं ज़रा आगे चलता हूँ, इसको आप हौसला रखें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये देखें ना, इस मुल्क में ये जो 25 करोड़ आबादी है, उसने खाना पीना तो है ना, अगर वो ज़राअत नहीं होगी तो फिर खाए पिएंगे कहाँ से? और फूड सिक्योरिटी दुनिया का सबसे बड़ा इशू बन के उभरेगा, आप देखिएगा। इसलिए ज़राअत जो है वो कभी भी आप नुकसान का सौदा नहीं कह सकते। अभी आप देखिएगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हमारा काश्तकार जो ना, दुनिया में अभी इसी हालात में दुनिया सर्वाइव कर रही है ना, हमारा काश्तकार मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा नहीं सका। जो दुनिया तरीक़ाकार अडॉप्ट कर रही है उसकी तरफ जा नहीं सका, उसमें सारे हम कसूरवार हैं। ये शायद साहब, अभी आपने जिक्र किया कि एक काफ़ी अर्से बाद जो वायरस का फनामिना है वो दोबारा आया है और उसके असरात काफ़ी महसूस हो रहे हैं।
अच्छा, ये अभी तो इस पे भी बड़ी डिबेट होती रही, मैं तो खुद भी इसको देखने के बावजूद किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सका। कहते हैं जी वाइट फ्लाई जो है वो जुड़ी हुई है, वायरस का सबब एक बनती है। तो इस दफ़ा क्या वजूहात बनी हैं, वायरस की स्ट्रेस है या क्या है, और इसके फैलाव के कितने असरात नज़र आ रहे हैं? सर जो ज़्यादा रिपोर्टिंग है वो तो वाइट फ्लाई के हवाले से ही है, जो इसका कैरियर है या इसका वेक्टर है। मैंने ये जो बात की ना, इसलिए कि कई दफ़ा ऐसा हुआ वाइट फ्लाई का अटैक कम था, वायरस का अटैक सर उसमें आगे चलता हूँ ना। अच्छा, उसमें भी ये देखिए जिस तरह जस्ट लाइक मलेरिया, अब मच्छरों से कमरा भरा है, ठीक है, लेकिन उसमें से कोई इफेक्ट ही नहीं है मलेरिया के, ठीक है ना, वायरस का या उसके जो जर्म्स का। अब उसी तरह लेकिन वो जितना भी आदमी बैठा है, जितना भी मच्छर उसको काट लेगा, वो मलेरिया से इफेक्ट ही नहीं होगा। बायने ही अगर एक भी मक्खी उधर फिर रही है जो बहुत कम तादाद में है, अगर वो मतलब वायरस के इफेक्ट ही है तो वो तो ट्रांसमिट करती रहेगी। अदरवाइज जितनी मर्जी मक्खी हो, लेकिन वो उसमें वो उसका नहीं है, कैरियर नहीं है उस वायरस का, तो वो वहाँ पे रिपोर्ट है वायरस का जो अटैक है वो उसकी शिद्दत क्या है? शिद्दत सर उसकी ये है कि मौसम जैसे ही ये चेंज हुआ है ना, तो फसल वहाँ से निकली है, एक चीज़। दूसरी हमारी बड़ी एग्रेसिव किस्म की कैंपेन थी। असल में उसमें जब उसकी ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ होती है, पत्ते की वेन्स उभरती हैं, उसमें मुश्किल आती है, तो उसके लिए जो हमारे रिसर्च के इदारों से मिलके हमने जो उनके लिए न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट का जो एक दिया था कि उसमें मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोरिक एसिड, इसके स्प्रे करें। और यकीन करें जहाँ जहाँ ये स्प्रे हुए इसके वाकई ही रिजल्ट निकले हैं। मैग्नीशियम बड़ा अच्छा इसमें इफेक्टिव रोल अदा करता है। असल में काश्तकार ना हौसला हार जाता है, असल प्रॉब्लम ये भी है, और उसकी दूसरा मसला जेब का भी है। अगर मुझसे अगर कंक्लूड कराना चाहे ना, अगर आप मुझे परमिशन दें, इसमें सर कोई शक नहीं, राणा साहब के जिम्मेदार की बहुत मुश्किल आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, लेकिन ये भी मैं नहीं कहूँगा कि जितनी भी गवर्नमेंट की लिमिटेशन के रहते हुए भी उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, चाहे वो ग्रीन ट्रैक्टर है, चाहे ग्रीन ट्रैक्टर वीट इंसेंटिव पे है, चाहे उसके पे ऑर्डर्स हैं, चाहे वो किसान कार्ड का है, चाहे वो एग्री ग्रेजुएट्स का, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। ये रियलाइज़ किया है तो आए ना, अदरवाइज पहले तो नहीं थे ना ये। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ ये है कि जो हमें इस्लाम भी दर्ज देता है, हमारा ये जो फ़र्ज़ भी बनता है, हमें एनालिसिस ज़रूर गौर फ़िक्र ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल सिर्फ आपको देता हूँ कि सर का, राणा साहब का भी होगा, सर का भी होगा, जहाँ पे एक फसल बार बार लगती है ना, वो फसल नेक्स्ट ईयर अपनी यील्ड कम कर देती है। ये क्लियर कट जो फ़र्क होता है, ये टनल के फार्मर से पूछें कि अगर आपने इस जगह पे खीरा लगाया है या मिर्च लगाई है, नेक्स्ट ईयर वो 5-7% कम देगी यील्ड, ज़्यादा नहीं देगी। रोटेशन करें, हाँ, साथ उसी रकबे के अंदर, ठीक है, मतलब है, हाँ जी, उसी अंदर के रोटेशन में लेकर आए। डॉक्टर साहब से भी जो पूछता है, डॉक्टर साहब ये जो वायरस वाला फिनोमेना है, इसकी आपने भी गुज़ार साइंटिफिक रीजन इसकी ढूंढी होंगी, और इस दफ़ा जो अटैक है उसकी क्या वजूहत सामने आ रही हैं? देखिए, साइंटिफिक रीज़न तो यही है कि रीज़न वहाँ आती है जब आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाले जब पौधे नहीं मिलते हैं ना आपको, तो ये स्प्रेड ज़्यादा होता है, यानी रेजिस्टेंट वैरायटीज़ नहीं होती, या रेजिस्टेंट तो हम इसमें क्लेम नहीं करते क्योंकि ये वायरसेस हैं, चेंज होते रहते हैं, तो वो फिर कहते हैं जी टॉलरेंट वैरायटीज़ जब तक हम उस तरह से नहीं लेते सीड, तो जिस फार्मर्स के पास होता है उस पर इशू बन जाता है। फिर ये होता है कि फिर पिछले साल का सीड के जी हमारे पास अच्छा रहा, उसको यूज़ कर लें, तो ये चेंज होता है, वायरस भी चेंज हो रहा है। अगर हम बात करें तो 20-30 साल में इसकी कोई 15-16 से ज़्यादा टाइप्स आ चुकी हैं, वेरिएंट्स आ चुके हैं। अच्छा, तो हमें ह्यूमन भी है, जैसे मलेरिया की बात की, वायरल डिजीज़ जितनी भी होती हैं वो ज़्यादा डेंजरस होती हैं, तो उनके लिए एफर्ट्स भी ज़्यादा चाहिए होती हैं। एक तो हमें वही स्ट्रेटजी देखना पड़ेगा कि टॉलरेंट कौन सी फील्ड में जो इस साल भी सर्वाइव कर रही हैं वायरसेस में, तो हमें एथिकली और जेन्युइनली उनको प्रमोट करना चाहिए, वो जिस इदारे से भी, जिस फार्मर के पास भी है, वो आपस के क्लैशेस में ना पड़े, बल्कि अगर कोऑर्डिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, हाँ, रिसर्च के इदारों की या जो बीच पे काम करने वाले जो लोग हैं, इवन इंडिविजुअल्स भी हैं, हाँ, सारे हैं, फार्मर से लेकर और जहाँ तक हम बात करें रिसर्चर से, गवर्नमेंट से लेकर एंड यूजर्स तक, वो देखें। ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कॉटन के लिए कि किन एरियाज़ में अगर अच्छी हो रही है, वायरस नहीं आ रहा, तो कौन कौन सी लाइनें या कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो सर्वाइव कर रही हैं, तो हमें उनको प्रमोट करना चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू है कि सीड मेजर फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा, हमें भी अब वायरसेस के साथ, मैंने पहले ही कहा कि पहले इंडिविजुअल प्रेशर्स आते थे, बहुत कम कम्बिनेशन आता था, अब कंसोर्शिया आ रहा है
हीट का, वाटर लॉगिंग का और वाइट फ्लाई का, फिर इस तरह से अब हमें इस कंसोर्शिया के थ्रू काम करना होगा कि मल्टीपल स्ट्रेस एट अ टाइम आ रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट को भी उसी तरह से देखना पड़ेगा कॉटन की और लेके चलना, और सारों को बैठ के थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी हर लेवल पे कि हम करें। और सर्वाइवल का इशू है, जाहिर है जी, अगर आप सर्वाइवल नहीं का करेंगे। इशू है। राणा साहब, अब तो यूँ ना कि जी आप एक तो वो जो गिले शिकवे आपके हैं वो अपनी जगह पर, अब इन गिले शिकवों के अंदर रहते हुए हमें आगे बढ़ना है ना जी। इतनी बड़ी आबादी है, वो ज़राअत तो नहीं छोड़ सकती, उसने काम भी डॉक्टर साहब, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं कि भाई ये हमारे लिए करें? बदकिस्मती से अभी बात भाई कर रहे थे डॉक्टर साहब और भाई साहब ठीक है, कि हमारा वाइट फ्लाई उसके प्रोडक्ट इनके पास एक आधे के अलावा कोई प्रोडक्ट भी नहीं है। आज भी हमारा फार्मर अमीडा सीटर पे खड़ा साहब देखे ना, हमने तो कुछ चीज क्विकली आपके पास 30 सेकंड में क्विकली मुतालबा बता दें। मैं एक तो सर रेट का बहुत बड़ा इशू, तमाम फसलों के रेट, तमाम फसलों ठीक का है, ठीक और है, उसका सबसे मैकेनिज्म बनाया जाए। क्यों काटा लेके ठीक है, आप भी कह आगे रहे चलें, हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है ना। उसके मैकेनिज्म बाद सर खादों का रेट कम करें, ठीक है, ठीक है ना। गवर्नमेंट जब ये चीज इस पे नहीं सोचेगी, सब बातों से तो नहीं होता, कोई अमल करके बिजली देखें। का रेट कम करें, डीजल का रेट कम करें, खादों का रेट कम करें, प्राइस का मैकेनिज्म बनाएं, बीज की ये है। सूरत हाल बेहतर करें ताकि मैं तो काश्तकार आज जो है इस फोरम में survive कर यही सके। कहूंगा कि देखिए जी ये करें, फिर देखो किसान को किस तरह वो ठीक है, करवाएं। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाजरीन, आपने बात की है कपास की सूरत हाल पर। कपास में जो भी सूरत हाल है, अगर आप मायूस भी हैं तो मायूसी गुनाह है, मायूसी से बाहर निकलें। अभी भी जो कुछ आपने उगाया है, लगाया है, उस पर फोकस करें। माहिरीन जो हैं उनसे मदद लें, महकमा ज़राअत से मदद लें, उनको विज़िट करवाएं अपनी कपास का, अपनी फसल का, तो अभी भी उसमें रास्ता है आगे बढ़ने का। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।